Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 9th class Federal Board National Book Foundation, अपने लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 विद न्यूमेरिकल फिनिश कर लिया था। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, काइनेमेटिक्स। इससे पहले जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने फिजिक्स के ब्रांचेस में पढ़ा था मैकेनिक्स में क्या था, द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, कि ये साइंस की वो ब्रांच है फिजिक्स में जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन, चीज़ों की हरकत करने के बारे में पढ़ते हैं। अब वो जो मोशन है वो किस तरीके की होती है, कि आया वो किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस से होती है या विदाउट फोर्स होती है। तो लिहाजा मैकेनिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। सो काइनेमेटिक्स क्या है कि काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। हमने ये नहीं जानना कि क्यों मूव कर रही हैं, बस मोशन के बारे में पढ़ा जाता है। फर्स्ट टॉपिक देखें, इसका है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है? रेस्ट बाय डेफिनेशन ये है, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर कोई भी बॉडी जो है वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से या किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील नहीं करती तो वो रेस्ट की पोजीशन में है। और मोशन कहते हैं इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से या किसी ऑब्जर्वर देखने वालों के रेफरेंस से वो अपनी जगह को तब्दील करे तो वो मोशन की हालत में होती है। इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं और आप देखते हैं कि आपके सामने जो है वो एक बस खड़ी हुई है, अब ये रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रही। आप एक ऑब्जर्वर हो, आपने देखा, ऑब्जर्व किया कि वो अपनी जगह पे खड़ी हुई है, तो ये रेस्ट है। और दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक वो अपनी सराउंडिंग, इर्द गिर्द की चीज़ों के लिहाज से जगह तब्दील नहीं करती। अगर आप बस के अंदर भी बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे सराउंडिंग के हिसाब से वो अपनी कोई जगह तब्दील नहीं कर रही, अपनी जगह पे स्टिल है, स्टेशनरी है। तो ये जो है वो रेस्ट की कंडीशन कहलाती है। अब नेक्स्ट में मोशन। मोशन कहते हैं फॉर बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। अगर आप खड़े हुए, आप देखते हैं आपके सामने से एक बस गुजर जाती है, तो ये मोशन की स्टेट में है, क्योंकि आप जो है वो ऑब्जर्वर हैं, आपने देखा, आपके सामने से उसने अपनी पोजीशन चेंज की और एक जगह से दूसरी जगह चली गई, तो ये मोशन की कंडीशन है। या फिर अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, अगर आप बस में बैठे हुए हैं तो आप बाहर देखेंगे तो जब बस चल रही होगी तो जो बाहर वाली जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं, ट्रीज़ हैं, रोड्स हैं, बाकी गाड़ियाँ हैं, उनके लिहाज से अपनी जगह बार बार तब्दील कर रही होगी, तो ये मोशन की कंडीशन में है। अब ये जो मोशन है, ये मोशन की आगे कई टाइप्स होती हैं, ठीक है, मोशन में, जिसमें कि ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है, लीनियर मोशन होती है, सर्कुलर मोशन होती है, रैंडम मोशन होता है। तो सबसे पहले देखें ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं कि इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, such that there is no change in the object's orientation, the object is said to be undergoing the translatory motion, also termed as translational motion। कि अगर जो है कोई बॉडी मूव करे इस तरीके से कि उस बॉडी के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो भी साथ साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, तो वो जो मोशन होगी वो ट्रांसलेटरी मोशन होगी। जैसे कि अगर आप गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी में जा रहे हैं, वो सीधी रोड पे जा रही है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन की कंडीशन है। अब इसमें कोई टर्न भी हो सकते हैं, लेफ्ट राइट, लेकिन उस गाड़ी का एक एक पॉइंट जो है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा जिस डायरेक्शन में पूरी की पूरी गाड़ी मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक वॉलीबॉल है, आपने वॉलीबॉल में 3 पॉइंट्स जो है वो लगा दिए हैं, पी क्यू आर जो भी है, अगर इसको मूव कराया जाता है, हिट कराते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स की डायरेक्शन सेम एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे मूव कर रहे हैं। तो ये जो मोशन होती है ये ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। नेक्स्ट वन इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है, अपने ही एक पॉइंट के गिर्द गोल दायरे में अगर कोई बॉडी जो है ऑब्जेक्ट घूमना शुरू कर दे तो वो रोटेटरी मोशन होती है। मिसाल के तौर पे कि कोई किसी भी एक पॉइंट या किसी एक्सेल के गिर्द गोल दायरे में घूमना शुरू कर दे। अक्सर जो वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं या फिर बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, वो इस तरीके से बॉल को अपनी एक फिंगर के ऊपर रख के घुमाना शुरू कर देते हैं, तो ये जो मोशन होगी ये रोटेटरी होगी। इसी तरीके से फ़ैन एक एक्सेल है जिसके गिर्द गोल दायरे में जो घूम रहा होता है वो रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल होती है।
कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस लाइन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अंडरगोइंग रोटेटरी मोशन आल्सो टर्म एज रोटेशनल मोशन। जैसे ये गोल दायरे में घूमना शुरू कर दे तो ये रोटेटरी मोशन है। नेक्स्ट वन इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ऐसे में जो बॉडी है वो अपने दो पॉइंट्स के दरमियान बार बार जो है वो अपनी उस मोशन को रिपीट करती है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे बार बार मूव करती है। लाइक मोशन ऑफ अ स्विंग, जैसा कि अक्सर घड़ियों के नीचे पेंडुलम लगा होता है, ठीक है, वो दो पॉइंट्स होते हैं ए और बी मैक्सिमम वाले, वो इन्हीं के दरमियान में बार बार आगे पीछे जो है वो मूव करता रहता है, तो ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसी तरीके से मोशन ऑफ अ स्विंग, जैसा कि बच्चों के झूला होता है, इसमें स्विंग में भी क्या है, वो आगे पीछे बार बार दो पॉइंट्स के गिर्द जो है वो मोशन मूव करता रहता है। तो ऐसे जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। अब नेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर मोशन की टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि हमने ट्रांसलेटरी मोशन जो पीछे पड़ा है उसमें ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन में हमने क्या क्या आता है, सीधा जाए, अब उसका हर पार्टिकल मूव करे। नेक्स्ट वन देखें, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन किसे कहते हैं, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अगर वो बिल्कुल सीधी जो है वो कोई बॉडी मूव करती है तो वो रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहलाती है। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो फ्री फॉलिंग बॉडीज़ हैं। अगर जो है वो आप छत से एक पत्थर को नीचे फेंके तो वो सीधा ज़मीन की तरफ नीचे की तरफ जाता है, तो ये लीनियर मोशन है, ये रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन कहलाती है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात होता है कि एरोप्लेन जो लंबी फ़्लाइट्स होती हैं उसमें कई 100-100 किलोमीटर जो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जो है वो चलते रहते हैं, अपनी डायरेक्शन वगैरह मूव नहीं करते इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसी मोशन को भी जो है वो लीनियर मोशन कहा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहते हैं गोल दायरे में मूव करना। रोटेटरी और सर्कुलेटरी मोशन में फ़र्क होता है। रोटेटरी मोशन में किसी एक्सिस के गिर्द कोई पॉइंट है जिसके गिर्द गोल दायरे में वो बॉडी घूमती रहती है, ये जो है वो रोटेटरी मोशन है। जबकि सर्कुलर मोशन जो है उसमें पॉइंट नहीं होगा, बॉडी जो है वो गोल दायरे में घूमती रहेगी, गोल दायरे में। कहते हैं सर्कुलर मोशन इज द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ, एक मुड़े हुए गोल दायरे में घूमता शुरू कर देगी। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ फुटबॉल व्हेन किक्ड, ठीक है, जब उसको किक मारी जाती है फुटबॉल को तो वो गोल दायरे में से घूमता घूमता जो है वो आगे की जाता है। सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ कर्वी लीनियर मोशन इन विच द रेडियस ऑफ द रोटेशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक गोल दायरे में घूमता रहता है। नेक्स्ट देखिए रैंडम मोशन। रैंडम मोशन भी ट्रांसलेटरी मोशन ही की एक टाइप है। रैंडम कहते हैं इर्रेगुलर, बेतरतीब, बेहंगम। अगर कोई बॉडी जो है वो बेतरतीब, आड़े तिरछे, उल्टे सीधे रास्तों पे जो है वो मूव करती है तो ये मोशन जो है वो रैंडम मोशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे मोशन ऑफ बटरफ्लाई, जब अगर कभी बटरफ्लाई को उड़ता हुआ देखें तो वो बिल्कुल इर्रेगुलर, कभी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी न किसी तरीके से वो मूव करती रहती है, तो ये जो है ना वो रैंडम मोशन कहलाता है। इसी तरीके से पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स यानी कि पानी के अंदर अगर पॉलन ग्रेन्स को डाल दिया जाए तो वो भी ऐसे उनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स आगे टकराते हैं तो जो है ना वो ब्राउनियन मोशन करते हैं, उल्टे सीधे रास्तों के ऊपर जो है वो मूव करते रहते हैं, तो ये भी एक टाइप होती है ट्रांसलेटरी मोशन की। देखें रेक्टिलिनियर, अगर कोई फ्री फॉल बॉडी जा रही है ऊपर से नीचे गिर रही है तो रेक्टिलिनियर है। रैंडम मोशन बटरफ्लाई की है बेतरतीब। और सर्कुलर, ये देखें कोई इसका एक्सेंस नहीं, बस एक गोल दायरे में अगर गाड़ी जो है वो ऐसे घूमती रहती है इसमें सर्कुलर पाथ में, तो ये जो है ना वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। नेक्स्ट देखें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कहते हैं डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो अगर आपके पास पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज एक ए है दूसरा बी है, उसके दरमियान में जितना भी रास्ता होगा वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। अब ये डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आप घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूल का एक डिस्टेंस है, ठीक है, इसमें कहीं कर्व भी आते हैं, लेफ्ट मुड़े राइट मुड़े, अब मेन स्ट्रीट पे गए, मेन रोड पे गए, वापस आए, तो ये सारा लेफ्ट राइट टर्न वगैरह लेते हैं, तो ये सारा डिस्टेंस होता है। सो द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन टू पोजीशन, ए पोजीशन टू बी पोजीशन, तो ये जो होता है ये डिस्टेंस कहलाता है। अब सपोज करें कि ये एक पॉइंट है जिसको ए कहा गया है, ये पॉइंट है जिसको बी कहा गया है। अब ए से बी तक जाने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल किया गया, या फिर यहाँ से होके कई टर्न्स आए, रोड्स आई, मुड़ के जो है वो गए, तो ये डिस्टेंस है।
एक जगह से दूसरी जगह का जो फासला हो जाएगा टोटल वो डिस्टेंस होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये देखें ए से बी तक जाने का एक सीधा रास्ता है जो सबसे छोटा है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा बिटवीन टू पॉइंट्स वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ या डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे ए से बी के दरमियान ये सबसे छोटा फासला डिस्प्लेसमेंट कहेंगे इसे। जो डिस्टेंस होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आप देख लें ये किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर से कहीं से भी होके जा सकता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन होगी, और वो ख़ास डायरेक्शन होगी कि यानी शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटे वाला रास्ता जो होगा वो होगा। सो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पाथ, यानी इनिशियल ए से बी जो हमारा था वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है जो शॉर्टेस्ट होगा, और डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट किया जाता है, जबकि जो डिस्टेंस होता है उसे एस से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट देखें स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, के यूनिट टाइम में जो फासला बॉडी ट्रैवल करती है, तय करती है, उसे स्पीड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी का स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड को शो कर रहा होता है, वो बता रहा है आपको 80 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है कि आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, मींस कि आप अगर इसी स्पीड से चलते रहें तो 1 और 1 घंटे के बाद आप 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। सो स्पीड क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया, ये जो है वो स्पीड कहलाती है। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस होता है मीटर में और टाइम होता है सेकेंड्स में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। बाकी दूसरे बड़े यूनिट भी होते हैं जिसमें किलोमीटर पर और भी लिया जाता है, वो स्पीड का भी वो भी यूनिट होता है। और अगर हम इसको वैसे डिनोट करते हैं तो v इज इक्वल टू s ओवर t। स्पीड इज इक्वल टू s मीन्स डिस्टेंस एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम, v इज इक्वल टू s ओवर t, ये भी स्पीड ही होती है। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अगर वो डिस्टेंस विद रेगुलर इंटरवल चेंज होता रहे, ठीक है, तो उसको जो है वो वेलोसिटी कहा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में चेंज, इसका स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस ओवर टाइम, जबकि वेलोसिटी का होता है डेल्टा डी ओवर टी, जो कि डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा का मतलब चेंज है, तो लिहाजा डेल्टा डी ओवर टी। जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, चूँकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बार बार चेंज होता जा रहा है, तो लिहाजा ये इसको एक डायरेक्शनल क्वांटिटी कहा जाता है, लिहाजा ये एक जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट देखें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, एवरेज क्या होता है, एवरेज कहते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एवरेज स्पीड फिर क्या हो गया हमारे पास, दैट स्पीड है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो एवरेज क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो लिहाजा किसी बॉडी ने कुल कितना फासला तय किया और कितनी देर में किया, वो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो कहीं पे आप 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी ड्राइव करते हैं, कभी 150 से, कभी 120 पे, कभी 60 पे, कभी 30 पे, तो आपकी स्पीड चेंज हो रही है। तो आपकी फिर एवरेज स्पीड कैसे होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेट्स सपोज कि आप जो है वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 400, और आपको जो है वो 4 आवर्स लगे, तो 400 तो आ गया आपका टोटल डिस्टेंस, और टाइम आ गया 4 आवर्स, तो 400 ओवर 4 क्या हो गया 100। इसका क्या मतलब हो जाएगा, आपकी जो एवरेज स्पीड रही है वो 100 रही है। कहीं पे जो है वो आप 120 150 पे चले गए, कहीं पे 60 30 40 सब एवरेज करके हमने जो निकाल लिया वो 100 किलोमीटर पर आवर है। तो लिहाजा ये कैसे निकाला, टोटल डिस्टेंस जितना भी था डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, आपने कितना फासला तय किया और कितने वक्त में किया, यही उसकी एवरेज स्पीड होगी। नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस कहते हैं राइट ऑन द स्पॉट, एक मौके पे जो ले ली जाए वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। कहते हैं वी सी साइन बोर्ड्स ऑन रोड रीडिंग शार्प टर्म्स अहेड, रिड्यूस लिमिट,
70 किलोमीटर पर आवर। सर्टनली द साइन बोर्ड डज नॉट रेफर टू द एवरेज स्पीड। इसका मतलब एवरेज स्पीड नहीं होता, इसका मतलब होता है कि जो वहाँ पे गुजर रहे हैं उस वक्त क्या स्पीड होनी चाहिए आपकी। तो एट द स्पॉट जो स्पीड हो जाएगी उसकी, ठीक है, एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट, एक खास मौके पे, एक लम्हे पे जो स्पीड होगी उस मौके पे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। कहते इफ यू आर लुकिंग एट द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार वी ओनली हैव अ रफ आइडिया ऑफ हाउ फास्ट वी आर मूविंग। ठीक है, तो अगर हम स्पीडोमीटर से देखें तो हमें एक रफली सा आइडिया होता है कि इसको कितना रिड्यूस करके कितने टाइम में हम कितना आगे तक जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल। यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? एक जैसी, जो कांस्टेंट हो, एक जैसी। और स्पीड वेरिएबल किसे कहते हैं? चेंज होने वाला। तो स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर कोई बॉडी जो है वो स्पीड का जो डेफिनेशन है वही है, यही है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस अगर एक हो और टाइम भी उसके बराबर ही जा रहा हो तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक जितना फासला वो एक जितने वक्त में जो है वो तय करे। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप 100 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज लगा देते हैं गाड़ी को, वो चलती जा रही है। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि उसने पहले 1 घंटे में 100 किलोमीटर किया, उसके बाद अगले 1 घंटे में भी 100 किलोमीटर, अब तीसरे 1 घंटे में भी 100, चौथे 1 घंटे में भी 100, तो स्पीड आपकी 100 आ गई। ठीक है, और टाइम भी आपका 1 आवर आ रहा है। तो ना आपकी जो है ना वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल चेंज हो रहा है और ना ही आपका टाइम चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी कि जो इक्वल इंटरवल्स में आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जबकि वेरिएबल, वेरिएबल कहते हैं चेंज होने वाला, यानी कि जब आपके इक्वल इंटरवल्स में इक्वल जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे तो वो वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, आप घर से निकलें, आप गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं 20-30 की स्पीड से, लेकिन जैसे ही आप जो है मेन रोड पे, फिर मोटरवे पे आप जैसे जाएंगे तो 120 पे चले गए, तो ये वेरिएबल है, कभी 20, कभी 30, कभी 40। अगर आप इसको सम अप करेंगे तो वो तो एवरेज निकल आएगा। लेकिन आपकी जो स्पीड थी वो वेरिएबल स्पीड थी, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कहीं पे तेज़ चला रहे हैं गाड़ी, कभी आहिस्ता चला रहे हैं, कहीं पे रुक रहे हैं, तो ये सारा जो है ना वो वेरिएबल स्पीड हो जाएगा कि आप इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना करें। पहले 1 घंटे तक आप 60 की स्पीड पे चलाते रहे, अगले 1 घंटे के ऊपर आपने जो है वो 150 की स्पीड से चलाई, तो ये वेरिएबल है, आपका डिस्टेंस ट्रेवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने पहले बता दिया था आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे चेंज होता है उसके अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेंज होगा वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डेल्टा डी। चेंज जब भी आ जाएगा ये इसका मतलब होता है डेल्टा, या डेल कहा जाता है, इट मीन स्मॉल चेंज, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से जितना जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होता है वैसे वैसे वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। और वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वो मैंने पहले भी बता दिया, तो उस हिसाब से वेलोसिटी जो होगी उसकी जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। इसका यूनिट भी वही होता है, मीटर पर सेकंड। देखें, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो मीटर में होती है और टाइम जो होता है वो पर सेकंड, सो इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होता है वेलोसिटी का। वो किलोमीटर पर आवर में भी दी होती है, उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ना भी देने दें तो 2 यूनिट है, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने बताया था कि एवरेज अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो उसका क्या तरीका होता है? एवरेज का तरीका होता है टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो एवरेज सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सिमिलरली अगर एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, सो एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या होगा? वेलोसिटी की डेफिनेशन देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम, कि जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, जितने टाइम में हुआ, ये सारे का सारा जो है उसका एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। सो इसको जो है वी एवरेज इज इक्वल टू डी ओवर टी के इक्वल होती है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस जैसे कि हमने स्पीड में पढ़ लिया था, इंस्टेंटेनियस वो मौके के ऊपर, तो बिल्कुल एट एन इंस्टेंस टाइम, ठीक है, कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ये ऑलमोस्ट टाइम अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी तकरीबन जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। कहता है इफ द वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय कीपिंग द टाइम इंटरवल स्मॉल, बहुत थोड़ी सी, यानी कि एक लम्हे के ऊपर हम कह देते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो ऐसी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए स्पीड और डायरेक्शन
मोमेंटम, टाइम, हर चीज़ जो है ना वो स्पेसिफाइड, हमें एक स्पेसिफिक ज़रूरत होनी चाहिए। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। अब देखें यूनिफॉर्म जैसे स्पीड का था, स्पीड जो डेफिनेशन है तो यूनिफॉर्म कर देंगे उसको, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं? इफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। चूंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा इक्वल इंटरवल्स में, अगर इक्वली हो रहा है, पहली बार जो है लेट्स सपोज के 1 मीटर पर सेकंड का फर्क पड़ता है, अगली बार भी 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि एक जितना फर्क पड़ रहा है, एक जितने टाइम में पड़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म जो है वो वेलोसिटी कहलाएगी। और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो ये वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है। नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हुई एक्सेलरेशन, यानी कि सबसे पहले जो था वो स्पीड आ गया डिस्टेंस ओवर टाइम, फिर डिस्प्लेसमेंट वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। अब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ था वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, अब जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? अब वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्शन और यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो सेम रहता है। अगर एक बॉडी जो है वो 1 किलोमीटर कर रही है पहले 1 सेकंड में, मिनट में, तो अगली बार भी इसको 1 किलोमीटर करना चाहिए 1 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर 1 मिनट में, फिर 1 किलोमीटर 1 मिनट में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी एक चीज़ चेंज हो जाए, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए उसकी, या फिर उसके जो है वो टोटल टाइम चेंज हो जाए, कोई भी चीज़ चेंज हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। तो इस सूरत को हम जो है एक्सेलरेशन कहते हैं। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन को अगर ए से डिनोट करें तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। सो ऐसे में डेल्टा वी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। सो एक्सेलरेशन क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन जो है वो तुम्हारे पास आ गई डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर टोटल टाइम। अब एक्सेलरेशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी में जाएगी। इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेलोसिटी का क्या होता था? मीटर पर सेकंड, इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एक चीज़। दूसरा, एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे थे शुरू में 10 या 20 की स्पीड से, आप गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ चलाना शुरू कर देते हैं, आपकी गाड़ी तेज़ हो रही है तो ये एक्सेलरेट कर रही है, इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन को डीसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। आप जा रहे हैं, आपने ब्रेक लगा दी, जैसे आप ब्रेक दबाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी स्लो होती जाएगी। आप पहले की निस्बत उसके जो है चेंज डिस्प्लेसमेंट में वो कम होता जाएगा, तो ये जो आएगा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डीसेलरेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? एक जैसा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट द सेम रेट, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन था, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो सेम रेट के साथ चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहले सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज हुई दूसरे सेकंड में भी उतनी हो, तीसरे सेकंड में भी हो, चौथे सेकंड में भी हो, तो ये यूनिफॉर्म जो है वो एक्सेलरेशन कहलाती है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा कि अगर इक्वली तौर पर चेंज ना हो, पहले एक्सेलरेशन कुछ और चेंज हुआ, दूसरी बार कुछ और, तीसरी बार कुछ और, चौथी बार कुछ और, यानी कि हर बार जो चेंज आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, तो ये जो है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ये चीज़ जो है वो गैलीलियो गैलीली ने ये पिसा का लीनिंग टावर ऑफ पिसा, यहाँ से उसने मुख्तलिफ चीज़ों को गिरा के एक्सपेरिमेंट किए। उसने मुख्तलिफ चीज़ों को गिराई, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक तरफ पत्थर है, दूसरी तरफ आपके पास जो है वो कोई पेपर के पीसीज हैं छोटे छोटे से। अगर आप उनको ऐसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई से, हाइट से नीचे गिराएंगे तो पहले क्या चीज़ गिरेगी? दोनों चीज़ें बराबर गिरेंगी, दोनों एट द सेम टाइम जो है वो नीचे आती हैं। क्यों? कि दोनों को ज़मीन अपनी तरफ एक ही तरीके से, एक ही जो है ना वो एक्सेलरेशन उनकी सेम होती है, वो होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन पहले जो है ना वो कोई भी स्टोन या पत्थर इसलिए गिर जाता है, ठीक है, कि अब वो नीचे से अगर एयर रेजिस्टेंस जो नीचे से
एयर लग रही है उसको आने के लिए नीचे, ग्रेविटी और बाकी तमाम चीज़ों को अगर हम निगलेक्ट कर दें तो तमाम फ्री फॉलिंग बॉडीज़ जो है वो एक जितना फासला तय करती हैं। इसकी वजह है कि जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप जब इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसको 10 लिया जाता है, वो एवरेज करके हम 9.8 को 10 के इक्वल ले लेते हैं। अगर हम एयर रेजिस्टेंस और बाकी तमाम चीज़ों को जो है ना वो निगलेक्ट कर देते हैं तो सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही टाइम पे नीचे गिरती हैं। ये चीज़ जो है वो गैलीलियो गैलीली ने फ्री फॉल मेथड में इसको फाइंड आउट किया था। हमारा आज तक का टॉपिक लेक्चर यहीं तक था। 2.1 to 2.5 आज हमने पढ़ लिया। इंशाल्लाह ग्राफिकल एनालिसिस जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। स्टिल कोई अगर कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।